हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और सब बढ़िया चल रहा है ना। क्लास 9th में पहुंच गए, मजा आ रहा है नई क्लास। मगर सिलेबस तो आ गया है, बुक्स नहीं आई हैं। बुक का पीडीएफ भी अभी एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। तो पढ़ें कैसे। बहुत ही सिंपल है, सिलेबस तो आ गया है ना। पहला टॉपिक उठाइए हर सब्जेक्ट का और उसके बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। बेसिक तो नहीं चेंज होगा। अगर पहला टॉपिक बायो में सेल दिया है तो सेल का स्ट्रक्चर या सेल थ्योरी या सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका जो वर्क है, जो फंक्शन है, वो तो नहीं चेंज होगा। हाँ, उसमें जो एडवांसमेंट्स हुए हैं कुछ सालों में वो ऐड किए गए। तो ये तो अच्छी बात है ना। दुनिया में जो नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो नई डिस्कवरी हो रही है, वो तो हम लोग को जाननी चाहिए ना। वरना हम दुनिया के साथ कैसे मैच कर पाएंगे। आप अपने सीबीएसई बोर्ड को ही देखिए, उसकी क्लास 9-10 की बुक्स देखिए और आप आईसीएसई की बुक्स देखिए या किसी इंटरनेशनल बोर्ड की बुक्स देखिए, कितना अंतर है सिलेबस में। क्या सीबीएसई बोर्ड का बच्चा उन बच्चों से पहले मैच कर पाता 9-10 में? मुश्किल होती थी। अब जब बोर्ड ने अच्छा कदम उठाया है, सिलेबस अपग्रेड किया है, कह लीजिए, चेंज वर्ड थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, अपग्रेड किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपको फायदा होगा। जब आप 9th के बाद 10th अपग्रेडेड वर्जन पढ़ेंगे तो जब आप 11th में जाएंगे आपको प्रॉब्लम कम होगी। वरना क्या होता था, जैसे अभी तक आपने 8th तक बहुत कम चीजें पढ़ी, अब जब एकदम से 9th में आते हैं तो बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाता है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब वो प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी बोर्ड ने कम करनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये वैसे ही आप समझ लीजिए जैसे आप किसी छोटे क्लास के बच्चे को कहें कि तुम्हारी मैथ्स की बुक बदल गई है। अब क्या करें, एडिशन कैसे सीखेंगे। एडिशन तो वही रहेगा ना। हो सकता है पहले की बुक में दिया हो 12+12 और नई बुक में आ जाए 12+20, तो क्या एडिशन बदल जाएगा? अगर हम 12+12 कर सकते हैं तो 12+20 भी कर सकते हैं। तो वैसे ही आप हर सब्जेक्ट का पहला टॉपिक जो सिलेबस में दिया है उसको उठाइए और उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिर जब बुक आ जाएगी तो हम लोग बुक में देखेंगे कि हमारा क्या छूट गया बेसिक में, वो और पढ़ना है। सिंपल है ना। तो हमारे बायो सिलेबस में जो पहला टॉपिक मेंशन्ड है वो है सेल। और सेल में भी जो फर्स्ट चीज मेंशन्ड है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। अब डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर होता है। इन्वेंशन मतलब कोई चीज दुनिया में नहीं थी और किसी ने उसको बनाई, जैसे इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, इन्वेंशन ऑफ टीवी या इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट। ये दुनिया में तो पहले नहीं था, किसी ने मेहनत की और इसको बनाया, आज हम इसको यूज करते हैं। डिस्कवरी का क्या मतलब है कि ये चीजें ऑलरेडी दुनिया में थी मगर हमको नहीं मालूम था। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हुआ तो हम डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ते हैं। सेल पहले भी थे मगर हमको दिख नहीं रहे थे। जब माइक्रोस्कोप बना तब हमको सेल दिखा। अब पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया? तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1665 में 2 लेंसेस के साथ एक बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। जैसे ही सनलाइट पड़ेगी लेंस पर तो चीज मैग्नीफाई होगी, वही हुआ। रॉबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया 2 लेंसेस के साथ इन 1665। और इन्होंने उसमें क्या देखा? इन्होंने कॉर्क सेल देखी। कॉर्क मालूम है क्या होता है आपको? पेड़ की लकड़ी होती है और ये बॉटल के कैप की तरह भी काम करती है। कभी आपने फोटोज में देखी होगी कि बॉटल के ऊपर एक लकड़ी का छोटा सा सिलेंड्रिकल ढक्कन लगा होता है, वो कॉर्क है। कॉर्क एक्चुअली एक पेड़ होता है। अब इस कॉर्क जो बॉटल का कैप था उसको जब इन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप से देखा तो इनको कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखे, जैसे बी हाइव में होते हैं ना, कोम्ब में, बिल्कुल वैसे ही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखे। तो जब इनको ये स्ट्रक्चर दिखे तो इनको ये लगा कि तो बहुत छोटे छोटे रूम्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं। उस समय जो जेल होती थी उसके छोटे छोटे कमरों को सेल कहते थे। आज भी हमारे यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई सेल्यूलर जेल है ना, उसमें भी तो सेल वर्ड का यूज किया गया है।
तो ये इनको लगा कि क्योंकि जेल के छोटे छोटे कमरों जैसे लग रहे हैं तो उन्होंने इनका नाम सेल रख दिया। ये सेल वो नहीं है जो हमारे टॉर्च में लगते हैं या किसी खिलौने में लगते हैं, ये सेल लिविंग हैं। मगर इन्होंने एक्चुअली लिविंग सेल नहीं देखा। कॉर्क कभी एक पेड़ का ढक्कन वो हिस्सा रहा होगा ना, तो ऐसी चीजों को डेड कहते हैं। डेड और नॉन लिविंग में भी अंतर है। डेड का मतलब क्या है, वो चीज कभी लिविंग थी। जैसे पेड़ कभी लिविंग था, कॉर्क का पेड़ कभी लिविंग था, जब उसे कट के वो बॉटल की कैप बनी तो वो डेड हो गया। जैसे ये पेन, ये प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक तो कभी भी लिविंग नहीं थी, तो ये प्लास्टिक क्या हो गई, नॉन लिविंग थिंग। तो रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली क्या देखा, डेड प्लांट सेल को देखा उन्होंने। अब ये प्लांट सेल में भी उन्होंने क्योंकि डेड देखा तो अंदर कोई लिविंग चीज तो रही नहीं होगी। प्लांट सेल में चारों तरफ एक स्पेशल कवर होता है। जब अभी आगे हम लोग सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, इसको कहते हैं सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में ये नहीं होती है। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल में क्या देखा, डेड प्लांट सेल था और उसमें उनको सिर्फ सेल वॉल दिखी, उन्होंने लिविंग सेल नहीं देखा। अब जब रॉबर्ट हुक ने ये किया तो और साइंटिस्ट को भी तो इच्छा हुई होगी ना कि हम भी देखें क्या है। तो दूसरा नाम इसमें आता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक का। इन्होंने रॉबर्ट हुक वाली माइक्रोस्कोप को थोड़ा बेटर किया और थोड़ा सा उसका एडवांस्ड वर्जन बनाया और इन्होंने उसमें पॉन्ड वाटर को देखा। अब पॉन्ड वाटर क्या साफ होगा, क्या हम लोग पॉन्ड का पानी पी सकते हैं, तालाब का पानी पी सकते हैं? नहीं, उसमें कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब आज हम लोग ये बात कह रहे हैं कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मगर इस समय तो पता ही नहीं था ना कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पॉन्ड वाटर में किसने देखा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। और इन्होंने क्योंकि पॉन्ड वाटर में देखा तो अब उसमें बहुत सारी चीजें दिखी इनको और इनको पहला लिविंग सेल भी दिखा। उसमें बहुत सारे एनिमल्स भी होंगे, यूनिसेलुलर एनिमल्स होंगे, प्लांट होगी, हो सकता है एल्गी हो। एल्गी क्या होती है, काई, तो वो भी तो पॉन्ड में रहती है। तो इसलिए एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने जब पॉन्ड वाटर देखा अपनी माइक्रोस्कोप में तो उनको लिविंग सेल दिखा। मगर एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक का इंटरेस्ट सेल को पढ़ने में नहीं था, इनको ज्यादा मजा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने में आ गया। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही स्टडी करने लगे, इसीलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये थी हमारी डिस्कवरी ऑफ सेल की सेल पता कैसे चला। अब जब इन लोगों ने सेल देखा तो और साइंटिस्ट को भी समझ में आया कि कोई चीज है बहुत छोटी सी जो हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें बहुत ही अतरंगी दुनिया दिखने लगती है। तो उन लोग का भी मन किया कि हम भी चलो और देखें और डिस्कवरी करें कि और क्या है उसमें जो अभी तक दिखा ही नहीं था और बड़ी आराम से दिख रहा है। अपना माइक्रोस्कोप बनाओ, कोई भी चीज देखो कि उसमें क्या सेल है कि नहीं है। तो अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है मैथ्यूस शेल्डन। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे और इनको प्लांट्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो इन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप में सारे प्लांट के पार्ट्स देखे। जो भी इनको प्लांट पार्ट मिल जाता था ये अपनी माइक्रोस्कोप में उसको लगाते थे और देखते थे। और इन्होंने क्या देखा कि जितने भी प्लांट पार्ट्स हैं वो सब सेल से ही बने हैं। ये किसने कहा, मैथ्यूस शेल्डन ने, कि ऑल प्लांट पार्ट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये जर्मन साइंटिस्ट थे। और जब मैथ्यूस शेल्डन प्लांट पार्ट्स पढ़ रहे थे उसी समय एक और जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है थियोडोर श्वान। ये भी जर्मनी से थे
मगर इन्होंने एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ा, इन्होंने एनिमल पार्ट्स को देखा अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। ऐसा नहीं था कि ये लोग एक क्लास में पढ़ते हों या फ्रेंड्स हों या एक साथ खेलते हों, एक साथ स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। बस चांस की बात है कि जिस वक्त मैथ्यू शेल्डन प्लांट पार्ट्स पर स्टडी कर रहे थे, उसी वक्त थियोडोर श्वान एनिमल पार्ट्स पर स्टडी कर रहे थे। और इन्होंने भी पाया कि जितने भी एनिमल पार्ट्स हैं, बोन, ब्लड, हेयर, स्किन, मसल, सारे के सारे सेल से ही बने हैं। जब इन दोनों ने किया तो अब और डेफिनेटली और नाम भी आएंगे। तो अब जो तीसरा नाम आता है वो है रुडोल्फ वर्चॉव। इनको एक अलग ही चीज दिख गई जब इन्होंने सेल देखा। इनको सेल डिवाइड करता हुआ दिख गया। तो धीरे धीरे स्टेप बढ़ते हैं ना, धीरे धीरे साइंस एडवांस होती है और धीरे धीरे ये सब आपके कोर्स में भी आता है। ये पहले भी कोर्स में था, अब इसमें जो आगे और एडवांस स्टडी हुई होंगी वो ऐड हुई होंगी। तो बेसिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो रुडोल्फ वर्चॉव ने जब सेल देखा तो इनको सेल डिवीजन दिख गया। तो इन्होंने क्या कहा कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका क्या मतलब है कि जो भी नया सेल बनेगा वो कहीं ऊपर से हवा से नहीं आ रहा है लैंड पर, वो जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं से डिवाइड हो करके बन रहा है। तो ये सेल डिवीजन का आता है टॉपिक कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब इन तीनों साइंटिस्ट की जो स्टडी है उसको कंबाइन करके एक थ्योरी बनती है जिसका नाम है सेल थ्योरी। जो इन्होंने स्टडी किया उसी को थ्योरी के रूप में 3 पोस्टुलेट्स में लिख दिया गया। इसको कहते हैं सेल थ्योरी। इसमें पहला पॉइंट है ऑल लिविंग थिंग्स। मैथ्यू शेल्डन ने प्लांट पार्ट्स कहा, थियोडोर श्वान ने एनिमल पार्ट्स कहा, तो हैं तो दोनों लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा पॉइंट क्या आया? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है कि जो सेल है वो लाइफ का, किसी भी लिविंग थिंग का बिल्डिंग ब्लॉक है। कोई भी चीज का शेप, अगर प्लांट ऐसा उसका तना है तो वो क्यों ऐसा है? क्योंकि सेल उस तरह से अरेंज्ड हैं, वो उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर हमारी बॉडी ऐसी है तो क्यों ऐसी है? क्योंकि हमारे सेल्स इसी तरह से अरेंज्ड हैं। अगर पेट का शेप यू है तो क्यों यू है? क्योंकि सेल्स इस टाइप से ही अरेंज्ड हैं। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल का क्या मतलब है? जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हमारे अंदर हो रही हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, वो सब कहाँ हो रही हैं? वो सेल में हो रही हैं। रेस्पिरेशन लंग्स में होता है, मगर लंग्स में भी कहाँ? उसके सेल में। तो इसलिए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरा पॉइंट रुडोल्फ वर्चॉव ने जो दिया था उसको एज इट इज रख दिया गया क्योंकि वो बिल्कुल अलग सेल डिवीजन का पॉइंट है। वो कहता है ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये 3 पॉस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स। ये 3 पॉस्टुलेट्स हैं सेल थ्योरी के। क्या आपको इतना समझ में आया? अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी जरूर से हमसे शेयर कीजिए। आई विल ट्राई एंड आंसर ऑल द प्रॉब्लम्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप स्टडिंग।